नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासें चल रही थी। आज हम बात करेंगे, हिंदी से लिया गया टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा एवं सर्वनाम के बारे में। पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट आपके एसएससी जीडी के लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, इस एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको बता देता हूं। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले बात की जाए आपके सिलेबस की, जो आपका सिलेबस होता है जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर कर रखा है। साथ ही बात करें एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया हुआ है। यानी कि 2011 से लेकर अब तक के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एसएससी जीडी एग्जाम में एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और उसी आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसी के आधार पर हमने इसमें आपके लिए मैथ और रीजनिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आपके समय की बचत कर सकते हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है और सभी क्वेश्चंस की आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलने वाली है और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए गत वर्षों का पेपर्स का सेट है, जिसमें आपको 35 प्लस पेपर्स देखने को मिलने वाला है। हर पेपर का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। साथ ही बात की जाए दोस्तों हिंदी के लिए, तो ये सामान्य हिंदी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की करते हो या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो जिसमें हिंदी का पार्ट पूछा जाता है, उस कंप्लीट सिलेबस को इसके अंदर कवर कर रखा है। इस बुक के अंदर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के सहित विभिन्न एग्जाम के लिए संपूर्ण ग्रामर आपको देखने को मिलेंगी। टॉपिक वाइज इसमें प्रश्नों का संग्रह किया गया है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। साथ ही कंपटीशन एग्जाम में हिंदी के अनुरूप इसका अध्ययन सामग्री तैयार की गई है। इन बुक्स को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हमारे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखते हैं संज्ञा के बारे में। परिभाषा की बात करें दोस्तों संज्ञा की, तो क्या होती है परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मोहन खड़ा है, मैं आगरा जाऊंगा और यह मेज है। ठीक है, यहाँ पर मोहन यानी कि व्यक्ति हो गया, आगरा स्थान हो गया और मेज एक वस्तु होगी। इन्हीं के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब बात करें संज्ञा के भेद की, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ईश्वर, महाभारत, गंगा, हिमालय, भारत, दिल्ली, जयपुर, ठीक है, राजस्थान, कोई भी स्टेट ले लो आप। इस प्रकार जो दुनिया में एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति को न बताकर संपूर्ण जाति का बोध कराए या जब किसी के गुण दोषों के बारे में बताया जाता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गाय, बालक, पर्वत और नदी। ठीक है, यहाँ पर गाय है, गाय एक जाति हो गई। या अमेरिकन गाय होती, देसी गाय होती तो किस में चला जाता है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। या पर्वत की बात करें तो पर्वत तो काफी हैं। अगर हिमालय की बात करते, हिमालय पर्वत आता तो कौन सा संज्ञा होता? व्यक्तिवाचक। नदी की बात करें तो नदी काफी है। अगर गंगा नदी होती तो कौन सा संज्ञा होता?
व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो ये जाति का बोध करा रहा है। इसके दो पार्ट हैं, एक है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के। ठीक है, समुदायवाचक संज्ञा क्या होता है? समूह या समुदाय को प्रकट करने वाले शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि सेना, कक्षा, भीड़, सभा, परिवार हो गया। ठीक है, परिवार के अलावा बात की जाए हम जुलूस की, ये सब क्या आते हैं? समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब बात की जाए द्रव्यवाचक संज्ञा की, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उसे पदार्थ का बोध हो या जिसको मापा तोला जा सके, यानी कि किसी भी संज्ञा की बात करें हम द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो या फिर किसी वस्तु को मापा तोला जा सके, उसके लिए द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि बात करें लोहा, तो लोहा को हम तोल सकते हैं। ठीक है, सोना की बात करें तो सोना को तोल सकते हैं, चांदी को भी तोल सकते हैं, दूध की बात करें तो दूध को हम माप सकते हैं, तेल की बात करें तो तेल को माप सकते हैं, कपड़ा को हम माप सकते हैं। इस प्रकार से ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हम, लास्ट है भाववाचक संज्ञा की। तो जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, सुंदरता, मिठास, बचपन, ईमानदारी, लालिमा। ठीक है, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं, इनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि सुंदरता है, सुंदरता को हम महसूस कर सकते हैं, मिठास हो गया, बचपन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये भाववाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। संज्ञा और सर्वनाम को हम एक साथ पढ़ते हैं, तो अब बात करेंगे हम सर्वनाम के बारे में। ठीक है, परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो क्या होती परिभाषा? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, आप, हम, वह, वहां, कुछ, कोई, जो, सो आदि, ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। क्लियर है? संज्ञा के स्थान पर जो हम प्रयोग करते हैं वही सर्वनाम होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं इसके। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है। आपको पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक 3 दे देगा और एक आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इसका एक ट्रिक है याद रखने के लिए, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में, निज प्रश्न के संबंध में निश्चय, अनिश्चय में फंस गया। क्या है? एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। ठीक है, कैसे याद करेंगे? ये हो गया, ब्लैक ले लेता हूं पेन। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, तो एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। तो कितने हो गए सर्वनाम? 6 सर्वनाम होते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है,
जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला या किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 प्रकार माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार माने गए हैं, 3। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले बात करेंगे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। क्या होता है डेफिनेशन, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, किसके लिए, अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम आदि, ये सब क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करें तो मैं अपने स्कूल गया, हम मेला देखने जाएंगे, तो ये खुद के लिए प्रयोग कर रहा है ना। मैं अपने स्कूल गया या फिर हम मेला देखने जाएंगे, तो ये खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, तो इसके लिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की। इसकी डेफिनेशन बात करें तो वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, तेरा, तेरी, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं किसी अन्य के लिए प्रयोग किया, मतलब सुनने वाला या पढ़ने वाले के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तू बहुत अच्छा लिखती है, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। ठीक है, तू, तुम्हें, तेरा, तेरी, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता एवं श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यह, वह, ये, वे आदि, ये सब क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो वह रोते रोते सो गई, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ, तो यहाँ पर वह और उन्हें किसी अन्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं,
तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, निश्चयता का बोध कराए। ठीक है, जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना, व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह तो श्याम है, गीता का घर वह है। ठीक है, तो पास के लिए तो यह शब्द का प्रयोग होगा और दूर के लिए वह शब्द का। ठीक है, जैसे कि यह पेन है, तो यह निश्चित बात है कि यह पेन है, तो यह पास के लिए। जैसे कि अब मैं आपको बोलूं कि वह पेन है, जैसे कि आपके हाथ में पेन है, तो वह पेन है, तो वो वह के लिए प्रयोग है, यानी कि निश्चितता का बोध कराते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करें अनिश्चयवाचक की, तो जैसे नाम से पता चल रहा है, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि शायद बाहर कोई आया है, ये सजीव के लिए होता है, और मुझे कुछ दीजिए, ये किसके लिए होता है? निर्जीव के लिए। यानी कि शायद बाहर कोई आया है, तो सजीव यानी कि कोई व्यक्ति आया होगा, दरवाजे के बाहर कोई आया है, तो कोई यानी कि आया तो है, लेकिन क्या है, वो अनिश्चय, कौन आया ये पता नहीं है। तो यानी कि जो सजीव होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है कोई, और जो निर्जीव होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है कुछ, मुझे कुछ दीजिए। ठीक है, या फिर दूध में कुछ गिर गया, तो निर्जीव वस्तु ही गिर रही है। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करेंगे संबंधवाचक, यानी कि संबंधता का बोध कराए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द या वाक्यांश का दूसरे शब्द या वाक्यांश से संबंध प्रकट करने के लिए या जो सो किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि संबंध बता रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, इस प्रकार के जो यानी कि संबंधता का बोध कराते हैं एक वाक्य से दूसरे वाक्य का, तो उसमें संबंधवाचक सर्वनाम आता है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्नवाचक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किसी वस्तु, घटना या व्यापार के लिए, व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि बाहर जाने के लिए किससे कहूं, तुम किससे लिखोगे, यानी कि हाथ को आप ऐसे पूछ सकते हो, तुम किससे लिखोगे, या बाहर जाने के लिए मैं किससे कहूं। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अंतिम की बात करें, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, यानी कि खुद अपने आप, मैं अपने आप खाना खा लूंगा। ठीक है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी खुद, यानी निजता के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अब बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल देखेंगे, संज्ञा के सवाल है। पहले, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के रिक्त स्थान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। यानी कि इस रिक्त स्थान में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को पूरा करना है। ठीक है, ऑप्शन है, ए है बुढ़ापे, बी है मोटापे, सी है बूढ़ा और डी है चाल चलन। तो क्या होगा? बूढ़े व्यक्ति के, तो बूढ़े व्यक्ति के क्या? बुढ़ापे से। तो ऑप्शन क्या होगा? ए राइट होगा, बुढ़ापे। अब वाक्य बोल के देखिए, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन आपका ए इसमें राइट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। रिक्त स्थान तरल अवस्था में होता है। ए है कुछ, बी है वह, सी है सुंदरी और डी है पारा। क्या होगा भाई? ऑप्शन डी, पारा तरल अवस्था में होता है। यहां पर डालोगे कुछ तरल अवस्था में होता है, ये भी नहीं चल रहा है,
वह तरल अवस्था में होता है, सुंदरी तरल अवस्था में होता है, इस प्रकार से नहीं जम रहा है, लेकिन पारा तरल अवस्था में होता है। ये आपका यहां पर राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध वाक्य पूछा गया है संज्ञा की प्रयोग के दृष्टि से। ए है रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, बी ऑप्शन है रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, सी ऑप्शन है रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, और डी है रघुवीर मेरा अग्रज है। तो क्या होगा भाई? अग्रज का मतलब क्या होता है? अग्रज का मतलब ही क्या होता है? बड़ा भाई। ठीक है? और अनुज का छोटा भाई। क्लियर है? अब आप देखिए, रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई, तो बड़ा भाई तो हो ही गया अग्रज कर, तो यहां भी अग्रज है, यहां अग्रज छोटा भाई है, यहां अग्रज भाई है, और ये जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रघुवीर मेरा अग्रज है। अग्रज का अर्थ ही क्या होता है? बड़ा भाई, बड़ा भाई। ठीक है? तो ये आपका राइट होगा, रघुवीर मेरा अग्रज है, यानी कि रघुवीर मेरा बड़ा भाई। अग्रज का अर्थ क्या होता है? बड़ा भाई। क्लियर है? आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? ए है सुमन के अनुसार शत्रु तो अच्छे नहीं है, बी है सुमन के अनुसार शत्रुपन अच्छा नहीं है, सी है सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, और डी है सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है। तो कौन सा होगा? एक बार अच्छे से पढ़ना है। सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है। सुमन के अनुसार शत्रुपन अच्छा नहीं है, तो ये वाक्य भी संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध है। सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा। और ये है सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है, ये भी नहीं है संज्ञा की दृष्टि शुद्ध। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट होगा, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। क्लियर है? आगे देखेंगे, भारत के हजारों प्रेमचंदों ने गरीबी सही है, वाक्य में संज्ञा शब्द तथा उसके भेद के संबंध में गलत युगम छांटना है। ठीक है? भारत के हजारों प्रेमचंदों ने गरीबी सही है। ए है भारत, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल ठीक है साहब, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बी है प्रेमचंदों ने, जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल ठीक है। प्रेमचंदों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी बात करेंगे। और गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है प्रेमचंदों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये गलत है, क्योंकि यहां पर भारत के हजारों प्रेमचंद की तुलना नहीं की जा रही। प्रेमचंदों का अर्थ यहां पर गरीबी से किया जा रहा है, तो यहां पर जो होगा प्रेमचंदों, वो जातिवाचक संज्ञा होगा, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यहां पर गलत युग्म को छांटना था, तो क्या होगा? प्रेमचंदों व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आपका यहां पर सही नहीं है। और यहां पर पूछा गया था गलत युग्म कौन सा है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बात करेंगे, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है? में पंडित जी शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है जातिवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा, और डी है समुदायवाचक संज्ञा। यहां पर पंडित जी शब्द में पूछा गया है कौन सा संज्ञा है, तो कौन सा होगा भाई? पंडित जी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यहां पर पंडित शब्द का प्रयोग एक जाति विशेष के रूप में न करते हुए एक व्यक्ति विशेष के रूप में पूछा जा रहा है, यानी कि पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। यहां पर पंडित किसी जाति के बारे में न बताते हुए एक व्यक्ति विशेष के बारे में पूछा जा रहा है कि पंडित जी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आ रहा है, तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां जातिवाचक संज्ञा मत कर देना, गलती मत करना, ही ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यहां पर व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ठीक है? तो ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट होगा। क्लियर है? आगे बात करेंगे हम, शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है? नहीं है पूछा गया है यहां पर, तो ए है शाहजहां, बी है आगरा, सी है ताजमहल, और डी है सुंदरता। यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? जो क्वेश्चन दिया गया है शाहजहां द्वारा निर्मित
आगरा का ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं। शाहजहां, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आगरा है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ताजमहल की बात करें तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु सुंदरता जो है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। कौन सा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। तीनों ये जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहां पर पूछा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सुंदरता जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। उसका पुरुषत्व जाग गया। वाक्य में पुरुषत्व शब्द का संज्ञा भेद है। ए है व्यक्तिवाचक, बी है भाववाचक, सी है जातिवाचक और डी है द्रव्यवाचक। पुरुषत्व, यहां पर पुरुषत्व के बारे में पूछा गया है, तो पुरुषत्व कौन सा होगा, भाववाचक। पुरुष से क्या बना है, पुरुषत्व बना है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा होगा। क्लियर है। आगे बात करेंगे सर्वनाम के कुछ क्वेश्चंस की। पहले संज्ञा के देखे हैं हमने, अब हम सर्वनाम के कुछ एग्जांपल देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है, ए यह मूर्खता किसने की है, बी है संसार का संचालन और नियमन कौन करता है, सी है यह गाड़ी किसकी है और डी है किसी ने जोर से चित्कार की। यहां पर प्रश्नवाचक पूछा गया है, प्रश्नवाचक कौन सा नहीं है, तो यह मूर्खता किसने की है, यानी कि यह मूर्खता किसने की है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह भी प्रश्नवाचक हो गया। क्लियर है। संसार का संचालन और नियमन कौन करता है, तो यह भी प्रश्नवाचक हो गया, यह भी ठीक है। यह गाड़ी किसकी है, यह भी प्रश्न पूछ रहा है, तो यह भी आपका प्रश्नवाचक हो गया। किसी ने जोर से चित्कार की, किसी ने जोर से चित्कार की, यहां प्रश्न तो नहीं पूछा जा रहा है, यहां बताया जा रहा है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी, किसी ने जोर से चित्कार की। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा, यहां पर पूछा गया है नहीं है, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी यहां पर किसी ने जोर से चित्कार की, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर है। आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन देखते हैं। ए है तुम तो बहुत व्यस्त हो, बी है उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया, सी है हमारे से अब यह सब नहीं होता और डी है आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं। तो यहां पर सर्वनाम शब्द की त्रुटि हुई है, वो कहां हुई है, तुम तो बहुत व्यस्त हो, ठीक है, ये भी ठीक है। उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया, ये वाक्य भी ठीक है। अब ये देखो आप, हमारे से अब यह सब नहीं होता है, ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो या तो यहां क्या होगा, मुझसे, मुझसे अब यह सब नहीं होता, या फिर हमसे, हमसे भी प्रयोग किया जा सकता है कि हमसे अब यह सब नहीं होता है। ठीक है, और आप लोग बहुत बड़े आदमी हो, ये भी ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी यहां पर राइट हो गया। त्रुटि पूछी गई सर्वनाम की, तो ऑप्शन सी में आपकी त्रुटि मिली है, मुझे यह सब, मुझसे अब यह सब नहीं होता है, ये आपका यहाँ राइट आंसर होना था, लेकिन यहाँ पर दे रखा है हमारे से अब यह सब नहीं होता। तो क्लियर है। आगे बात करेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, 4, 5, 6, 7, 6। ठीक है, मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूं। एक पुरुष, याद है ना, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में, निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया, याद रहेगी ट्रिक, फंस गया। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया है। ठीक है, कौन कौन से होंगे, पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ये 6 हैं सर्वनाम के भेद।
एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। क्लियर है? आगे बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए है क्या, बी है कुछ, सी है कौन और डी है यह। निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा होगा यहां पर? यह। मैंने आपको बताया था यह और वह, ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि यह पेन है और वह किताब है, यानी कि निश्चितता का बोध करा रहे हैं। यह जो होता है वो पास के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जो वह होता है वो दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यह। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आगे बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। ए है कोई, बी है कौन, सी है जो और डी है वह। तो कौन सा होगा? संबंधता का बताएंगे। जो सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन बच्चों को खाने के लिए कुछ दीजिए। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कुछ निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक? तो कौन सा होगा बताइए। इन बच्चों को खाने के लिए कुछ दीजिए, यहां पर प्रयुक्त जो सर्वनाम है कुछ, वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? अनिश्चय। कुछ और कोई, मैंने आपको बताया था कुछ और कोई। कुछ जो होता है वो निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है और कोई जो होता है वो सजीव के लिए। यानी कि दरवाजे पर कोई खड़ा है तो क्या होगा? ये शब्द प्रयोग किया जाएगा। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी कि अनिश्चय है कि कोई तो आया है लेकिन अनिश्चय है, कौन आया कौन नहीं आया ये पता नहीं है। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है तो सजीव खड़ा है, सजीव व्यक्ति आया, कोई भी आया, तो सजीवता के लिए कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है अनिश्चय वाक्य में, जबकि निर्जीवता के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी दूध में कुछ गिर गया तो निर्जीव वस्तु गिर गई, तो यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम जैसा वैसा निम्न में से किसके परिचायक है? ए है निश्चयवाचक, बी है पुरुषवाचक, सी है संबंधवाचक और डी है प्रश्नवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहां पर प्रयुक्त जो सर्वनाम हुए जैसा वैसा, वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? संबंधवाचक। मैंने आपको बताया था जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट में बुक्स बताई थी, इन बुक्स को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और आपके नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।